दोस्तों, मेरा नाम विशाल है और मैं मेहंदीपुर का रहने वाला हूँ। दुनिया में ना जाने कितनी अजीब अजीब बातें होती हैं जिनके ऊपर हर किसी को विश्वास ही नहीं होता, लेकिन कुछ किस्से ऐसे भी होते हैं जो वास्तव में ही सच्चाई पर आधारित होते हैं। मैंने भी अपनी लाइफ में एक ऐसा अनुभव महसूस किया है जिसे याद करते आज भी मेरे बदन में सनसनी मच जाती है। दोस्तों, ये बात तब की है जब गर्मियों का मौसम था। तेज धूप के चलते सुबह के 10 बजे के बाद भी घर से निकलना मुश्किल हो जाता था, तो ऐसे में हमें रात का सफ़र काफ़ी अच्छा लगता था और रात को सफ़र करना काफ़ी आरामदायक भी होता था। इसलिए मैं और मेरे मामा का लड़का अतुल, हम दोनों विशाखापट्टनम की तरफ निकलने वाले थे। अतुल हमारे यहाँ पर आया हुआ था, जिस वजह से मैंने सोचा कि उसे भी साथ लेकर चलता हूँ। वो क्या था कि आज हमारे दोस्त के यहाँ पर उसकी बहन की शादी थी और शादी में जाना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि वो मेरा बहुत ही खास दोस्त था। तो ऐसे में हम नहीं चाहते थे कि उसके दिल को ठेस पहुंचे। इसलिए मैंने अपने दोस्त अतुल को बोल दिया कि हम 10 बजे ही निकल जाएंगे, और फिर हमने ऐसा ही किया। हम 10 बजे के आसपास पूरी तरह से तैयार होकर अपने दोस्त के घर की तरफ निकल पड़े थे। मैंने भी परफ्यूम वगैरह अच्छे से डाल लिया था और फिर अतुल के साथ एंजॉय करने के लिए निकल पड़ा। आज की रात हमारे लिए काफ़ी मज़ेदार होने वाली थी, लेकिन हम इस बात से रूबरू नहीं थे कि जिस मज़ेदार रात को हम एंजॉय करने के लिए निकल रहे हैं, आखिर में वो रात इतनी ज़्यादा खौफनाक बन जाएगी कि हम सोच भी नहीं सकते। जब हम निकले थे तब रात के करीबन 10 बज रहे थे और अब हमें रास्ते में चलते चलते आधा घंटा भी बीत गया था। इसी बीच में और अतुल हम दोनों एक पुलिया के ऊपर पहुंचे। उस पुलिया के ऊपर पहुंचते ही हमने देखा कि वहां पर एकदम सन्नाटा हो गया था। दरअसल उस पुलिया की बाईं तरफ एक रोड निकलती थी, हमें उस रोड से होते हुए निकलना था। फिर इसी बीच हमने देखा कि उस रोड के ऊपर ना ही तो मुझे कोई लाइट नजर आ रही थी और ना ही वहां पर दूर दूर तक किसी की चहलकदमी थी। हमें हैरानी तो इस बात की थी कि वहां पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा था। इस बारे में मैंने अतुल को भी बताया, तो उसने भी कहा कि हो सकता है कि रात में इस रास्ते से ज़्यादा गाड़ियां ना गुजरती हो और इसीलिए सन्नाटा पसरा रहता होगा। अतुल ने भी मेरी बात सुनकर हामी भरे और उसके बाद हम दोनों वहां से तुरंत ही निकल गए। पता नहीं क्यों उस रास्ते पर ड्राइव करते हुए मुझे काफ़ी ठंड लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं सर्दियों के मौसम में बाइक को चला रहा हूँ। फिर थोड़ी देर में मेरा पूरा बदन एकदम से ठंडा हो गया और मेरी कपकपी छूटने लगी। लेकिन मेरे पीछे बैठा हुआ मेरा मामा का लड़का अतुल अभी भी एकदम नॉर्मल था और उसका शरीर गर्मी के मारे तपे जा रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और साथ ही ऐसी तो कोई बीमारी भी नहीं हो सकती जिसकी वजह से हमें काफ़ी ठंड लग सके। उसके बाद थक हार कर मैंने बाइक को साइड में रोक दिया। बाइक को साइड में रोकते ही अतुल ने कहा, क्या हुआ भाई, तूने बाइक का ब्रेक क्यों लगा दिया? अब उसकी बात सुनकर मैंने उसे सारी बात बताई और मेरी बात सुनते ही वो हंसने लगा और मजाकिया अंदाज में कहा, लगता है तेरे ऊपर बहुत सवार हो गया है। उसकी बात सुनकर अब मुझे भी गुस्सा आ गया और मैं उसे तिरछी नज़रों से देखने लगा। बाद में मैं पीछे बैठ गया और वो बाइक को चलाने लगा। जब वो बाइक को चला रहा था तब उसे भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था कि उसका शरीर ठंडा होता जा रहा है। मगर ये सब ज़्यादा देर तक नहीं हुआ और करीब 20 से 25 मिनट के सफ़र को काटने के बाद वो सारी चीज़ें एकदम से नॉर्मल होने लगी। उसके बाद हम शादी के मंडप तक पहुंच गए, लेकिन उस बात ने हम दोनों को काफ़ी हद तक विचलित कर दिया था। हमें ऐसा लग रहा था कि शायद हमारे साथ कुछ तो पैरानॉर्मल हुआ था, मगर जैसे मेरे दिमाग में ये पैरानॉर्मल जैसी चीज़ आती है तो फिर मैं थोड़ा डर जाता हूँ और मैं इनको ध्यान से बेदखल कर देता हूँ। शादी में पहुँचने के बाद हमने नाश्ता वास्ता करना शुरू कर दिया और अपने दोस्त से मिलने के बाद मुझे तो पता ही नहीं चला कि आखिर कब वक्त बीत गया। और उसके साथ ही बातचीत करते करते जब एक बार के लिए मेरी नज़र घड़ी की तरफ गई तो मैंने देखा कि रात के 1 बज रहे थे और इसी बीच में मेरा मोबाइल भी बज उठा। जब मैंने फ़ोन की तरफ देखा तो मैंने देखा कि मेरे घर से फ़ोन आ रहा था। फिर मैंने फ़ोन उठाया और अपने घर वालों को बोल दिया कि मैं जल्दी से यहाँ से निकल जाऊँगा। इधर मैंने अपने दोस्त को बता दिया था कि अब मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। उसने भी मेरी बात सुनकर अपनी गर्दन हिलाई और उसके बाद हम दोनों वहाँ से निकल पड़े। अब रास्ता हमारे लिए थोड़ा कठिन हो गया था क्योंकि गहरी रात हो चुकी थी और आज से पहले मैंने कभी भी इतनी रात को बाइक को ड्राइव नहीं किया था। मेरे खास दोस्त विक्रांत ने मुझे आज शादी में ही रुकने को तो कहा था, लेकिन मैंने उसे समझाया कि कल अतुल राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम देने के लिए जाने वाला है, इसलिए हम दोनों को यहाँ से तुरंत ही निकलना होगा और उसे घर जाकर थोड़ी तैयारी भी करनी है। इसलिए मेरा दोस्त ज़्यादा जिद नहीं कर पाया और हम दोनों वहाँ से निकलने में कामयाब रहे। दोस्तों, हमें चेतावनी देते विक्रांत ने बताया कि हमारे यहाँ जो रास्ता है इसके बारे में लोग कुछ रहस्यमय चीज़ों का जिक्र करते हैं, तो थोड़ा संभल कर जाना। और इतने में ही मुझे वो ठंड वाली बात याद आ गई, लेकिन इस वक्त मैं इसका जिक्र करना नहीं चाहता था क्योंकि मैं जानता था कि इसी बात के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा
और फिर घर जाने में मुझे और भी ज़्यादा लेट हो जाएगी। इसलिए मैंने गर्दन हिलाई और फिर हम दोनों बाइक को लेकर वापस से उसी रास्ते पर पहुंच गए थे जहां पर हमने पहली बार कुछ डरावना महसूस किया था। लेकिन इस बार हमने उस बात के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था और बाइक को आगे की तरफ चलाते जा रहे थे। इसी बीच हमारी बाइक के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में हमने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। दरअसल हमारी बाइक का तेल एकदम से नीचे बिखर गया और जैसे वो तेल एकदम से नीचे बिखरा तो उसके साथ ही बाइक सीज हो गई। इसका मतलब था कि अब हम बाइक को आगे नहीं बढ़ा सकते थे, क्योंकि बाइक का सीज होने का सीधा मतलब यही होता है कि बाइक को अब हम किसी भी हालत में स्टार्ट तो नहीं कर सकते। मैंने तो अपना माथा पकड़ लिया था, क्योंकि ये पुराना इंजन बार बार मुझे परेशान करने में लगा रहता था और आज तो इसने बीच रास्ते में हद ही कर दी थी। अब मैं अपने दोस्त को फ़ोन करने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकता था, इसलिए मैंने विक्रांत को फ़ोन किया, मगर विक्रांत ने फ़ोन अटेंड ही नहीं किया, जिस वजह से मुझे थोड़ा गुस्सा आ रहा था। मैंने लगभग उसे 8 बार फ़ोन किया, तब जाकर कहीं उसने कॉल को अटेंड किया। जैसे उसने फ़ोन उठाया तो मैंने उसे पूरी बात बता दी। अब मेरी बात सुनते उसने कहा कि तुम दोनों इस वक्त कहाँ पर हो। तो मैंने उसे उसी रास्ते के बारे में बताया जहाँ पर एक काले रंग का बोर्ड लगा हुआ था और उसके ऊपर लिखा हुआ था ढलोड की रोड। मेरे मुंह से ये सुनते उसने ध्यान से सुनते हुए कहा, क्या क्या बोला तुमने? फिर मैंने दोबारा उसे उसी रास्ते का नाम लिया तो उसने कहा, जितना जल्दी हो सके तुम दोनों वहाँ से निकल जाओ, वो रास्ता ठीक नहीं है और बाइक को वहीं पर खड़ा कर दो, क्योंकि हमारी जान से कीमती हमारी बाइक नहीं होती। उसकी बात सुनते मेरे कान खड़े हो गए और उसके बाद मैंने वहाँ से तेज तेज चलना शुरू कर दिया। उसने बताया कि गलती से भी तुम दोनों आगे की तरफ मत जाना, बल्कि वापस से पीछे की तरफ ही आना, क्योंकि अगर तुम आगे गए तो तुम्हारे ऊपर खतरे बढ़ते रहेंगे। अब उसकी बात सुनते हम दोनों ने अपने कदमों को पीछे की तरफ मोड़ लिया। तभी हमारे दोस्त विक्रांत ने बताया कि अगर तुम दोनों ने गलती से भी पीछे पलट कर देखा तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा अंजाम होगा। लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुकी थी, क्योंकि मेरा मामा का लड़का वो बार बार पीछे की तरफ ही देखता जा रहा था और तभी हमें ऐसा लगा जैसे काफ़ी सारे पेड़ एक साथ नीचे गिर रहे हो और ये आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज आ रही थी कि हम दोनों को जानबूझकर इधर उधर देखना पड़ा। और तभी ज़मीन के अंदर हलचल होने लगी। ज़मीन के अंदर से काले काले हाथ बाहर निकलने लगे और अब हम उन हाथों के बीच में फंस गए थे और तभी हम दोनों के पैरों को उन सभी हाथों ने जकड़ना शुरू कर दिया। अब हम पूरी ताकत लगाकर भी अपने पैरों को छुड़वा नहीं पा रहे थे। बहुत ही ज़्यादा कोशिश करने के बाद मैंने किसी तरह अपने आप को छुड़वाया और अतुल भी अपने आप को छुड़वाने में कामयाब हो गया और उसके बाद हम दोनों सरपट वहाँ से भागने लगे। लेकिन दोस्तों, हैरानी तो हमें तब हुई जब हमने देखा कि हम भागकर वापस से उसी जगह पर आ गए हैं जहाँ से हम भागे थे और तभी हमें उस सड़क के बगल में एक भिखारी टाइप का आदमी बैठा हुआ दिखा। जब मैंने सामने की तरफ देखा तो वो हाथ अभी भी जमीन से बाहर तक उखड़े हुए थे। अब हम उनके बीच में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उस आदमी को वहाँ पर बैठा हुआ देखकर हमें हैरानी हो गई, क्योंकि इस डरावनी सड़क पर वो आदमी देर रात में यहाँ पर क्या कर रहा था। यही जानने के लिए जब मैं और अतुल उसके पास जाने लगे तभी उस आदमी ने कहा, वहीं पर रुक जाओ और मेरे पास आने की हिम्मत मत करना, वरना अपनी मौत से पहले मारे जाओगे। उसकी बात सुनकर हम दोनों के कदम एकदम से रुक गए और उसके बाद उसने हमारी तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहते हो तो तुम दोनों को मेरा एक काम करना होगा। उस आदमी की बात सुनकर अतुल तो तैयार हो गया था, लेकिन तभी मैंने उस आदमी से कहा, हम तुम्हारा क्या काम कर सकते हैं और तुम होते कौन हो जो हमें यहाँ से निकलने के लिए रोक रहे हो? हम अपने हिसाब से भी यहाँ से निकल सकते हैं। मेरे इस जोश को सुनकर उस आदमी को थोड़ा गुस्सा आ गया और वो अचानक से अपनी जगह से खड़ा हो गया। जैसे ही वो उठा तो मैंने देखा कि उस आदमी के पाँव तो आधे कटे हुए थे और वो हवा में तैर रहा था। ये सब देखते मेरी तो हवा टाइट होने लगी और मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ होने लगा। तभी अतुल ने कहा, जल्दी भाग यार यहाँ से। उसका ये इशारा सुनते ही मैंने फिर से भागना शुरू कर दिया और हम दोनों अंधाधुंध इस सड़क पर लगातार भागने लगे। मैं अपने मन में भगवान का नाम जप तो कर रहा था, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होने वाला था। फिर थोड़ी देर तक सरपट भागने के बाद हम दोनों को एहसास हुआ कि हम दोनों इस बार उस जगह से थोड़ा आगे आ गए थे। हमारे बगल में एक पानी का तालाब बना हुआ था और इस पानी के तालाब के अंदर हमें किसी चीज़ के डुबकी मारने की आवाज़ें आ रही थी। फिर ना चाहते हुए भी हम दोनों उस तालाब के पास चले गए और जैसे हम उस तालाब के करीब गए तो हमने देखा कि वहाँ पर सैकड़ों लोगों के शव तैर रहे थे और ये सिलसिला देखकर हम दोनों की हिम्मत अब पूरी तरह से टूट गई थी, क्योंकि हम जिस तरफ भी अपने कदम बढ़ा रहे थे हमें उसी तरफ कोई ना कोई डरावना सिलसिला देखने को मिल जाता और हम दोनों बार बार पूरी तरह से डर जाते थे। तभी मेरे फ़ोन की घंटी बजी और मैंने फ़ोन की तरफ देखा तो विक्रांत का फ़ोन आ रहा था। फ़ोन उठाते मैंने उसे बताया कि हम इस समय तालाब के पास हैं। तालाब का नाम सुनकर तो उसने डर हुई हालत में कहा, तुम दोनों माया की दुनिया में फंस चुके हो
और अब हम लोग तुम लोगों को इतनी आसानी से ढूंढ भी नहीं पाएंगे। माया की दुनिया का नाम सुनते ही मैं अपना सर खुजाने लगा। तभी मेरे दोस्त विक्रांत ने बताया कि तुम लोगों ने ज़रूर किसी आदमी से बात की होगी। तो मैंने उसे सारी बात बताई और मेरी बात सुनते उसने कहा कि तुम लोगों को अब उस आदमी का काम करना होगा। अगर तुम उस आदमी का काम नहीं कर पाओगे तो हमेशा हमेशा के लिए उस तालाब के अंदर समा जाओगे। बस तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है। अब ये सुनते मेरी हालत पतली हो गई। तभी हमको पीछे से आवाज़ आई, ये जो बक्सा पड़ा है, तुम लोगों को इस बक्से को लेकर एक खाई के पास जाना है और इसे उसके अंदर धकेल देना है। फिर जब मैंने देखा तो ये तो वही आदमी था। फिर मैंने उस आदमी से डरी हुई हालत में कहा, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा कठिन क्या है जिसकी वजह से तुम ये काम हमसे करवाना चाहते हो? उस आदमी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि तुम लोगों को सबसे अहम बात याद रखनी है कि तुम्हें इस बक्से को खोलकर ही उस खाई के अंदर डालना है, और अगर ऐसा करते हुए तुम्हें किसी ने देख लिया तो तुम्हें उसे भी उस खाई के अंदर डालना होगा। अब ये सुनते मेरे कान खड़े हो गए, क्योंकि अब मैं किस किस को पकड़कर उस खाई में डालूं मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं किसी तरह उस बक्से को लेकर जाने लगा और तभी मैंने सोचा कि बक्सा हल्का होगा, लेकिन उस छोटे से बक्से में करीब 10 किलो जितना वजन था। किसी तरह मेहनत मशक्कत करके हम दोनों उस खाई के पास पहुंच गए और उस बक्से को खोलने लगे। और जैसे हमने उस बक्से को खोला तो हमने देखा कि उस बक्से के अंदर एक दिल था जो खून से लथपथ था। दोस्तों, सच में ये नज़ारा हर किसी नॉर्मल इंसान के लिए बहुत ही खौफनाक होता है। मैंने उस बक्से को वहीं छोड़ दिया और उस बक्से को वहाँ पर छोड़ते ही मुझे अपनी आंखों में तेज चमक महसूस होने लगी, और उसके बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैं आसमान से नीचे गिर रहा हूँ। और जैसे मैंने अपने आजू बाजू में देखा तो मैं उसी जगह पर खड़ा था जहाँ पर कुछ देर पहले मुझे हाथ वगैरह नजर आ रहे थे, लेकिन मेरा भाई अतुल वहाँ पर नहीं था। और जैसे मैंने इधर उधर देखा तो मैंने पाया कि अतुल बेहोशी की हालत में नीचे गिरा हुआ था। और तभी मेरा दोस्त विक्रांत भी वहाँ पर पहुँच गया। फिर हम अतुल को लेकर अस्पताल में पहुँचे। तब हमें पता चला कि अतुल के दिल में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी मौत हो सकती है। तभी उसके सारे परिवार वाले भी वहाँ पर पहुँच गए, लेकिन दोस्तों मैं अतुल को नहीं बचा पाया और अतुल की वहीं पर मौत हो गई। पर आज भी जब मैं सोचता हूँ तो मुझे याद आता है कि मैंने किसी दिल को उस खाई में फेंका था। कहीं ना कहीं वो दिल मेरे भाई अतुल का ही होगा। यही सोचकर मेरा दिमाग खराब हो जाता है। और जब मैंने ये बात अपने दोस्त विक्रांत को बताई तो उसे भी समझ में नहीं आया, क्योंकि वो भी नहीं जानता था कि उस माया की दुनिया में क्या होता है। खैर, अपने भाई का मौत का जिम्मेदार आज भी मैं खुद को ही मानता हूँ, और उस दिन के बाद मैं रात में कोई भी शादी अटेंड नहीं करता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड